Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका जेबी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपका मित्र अनिल आपके लिए आज एक नई वीडियो लाया हूं, जिसमें आज हम जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है उसमें मित्रों हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्या होता है, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम मित्रों अच्छे डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख ग्लेशियर और दर्रों के बारे में चर्चा की थी। आज मित्रों हम प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मित्रों क्या होता है, निःशुल्क होता है, इससे आपको जो है नोटिफिकेशन है वो मिल जाता है। ठीक है मित्रों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना सवाल है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मित्रों चैप्टर 16 है, हमने मित्रों 15 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। मित्रों ये प्रायद्वीपीय भारत ये आप देख रहे हैं, ये त्रिभुजाकार संरचना देख रहे हैं, ये क्या है मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। क्या है मित्रों, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इस प्रकार से ये संरचना देख रहे हैं, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। मित्रों प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसकी आकृति है वो मित्रों कैसी है, त्रिभुजाकार है। आप मित्रों हेडिंग डालकर लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पर इसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट जैसा बोलते चलें आप ऐसा लिख सकते हैं। मित्रों प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है वो कैसी है मित्रों, त्रिभुजाकार है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो हम देखते हैं तो जो ये पठार है इस प्रकार से है। तो मित्रों आप देख रहे हैं एक क्या सा बन जाता है, त्रिभुज जैसा बन जाता है। तो इसकी आकृति मित्रों कैसी है, त्रिभुजाकार है। और जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार मित्रों गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, एक गोंडवाना लैंड का भाग है। मित्रों गोंडवाना लैंड का भाग है, इसे हम समझते हैं क्या है। मित्रों एक वैज्ञानिक थे जिसे हम बोलते हैं वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने कहा था, चलो हम इसे अच्छे से समझते हैं। वेगनर महोदय ने कहा था कि पृथ्वी पर पहले 2 भाग पाए जाते थे। एक भाग था जलीय भाग और दूसरा भाग था भूखंडीय भाग। एक था भूखंड वाला भाग, एक था भूखंड वाला भाग और दूसरा था मित्र जलीय भाग। पूरी पृथ्वी पर 2 भाग थे। वेगनर महोदय ने कहा पूरी पृथ्वी पर 2 भाग थे। एक भाग था भूखंड, जैसे मित्र भूखंड था, और दूसरा भाग था जलीय। इस भूखंड वाले भाग को वेगनर महोदय ने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया। और जो जलीय वाले भाग को, इस वाले भाग को उन्होंने नाम दिया पैथालासा। पैथालासा क्या नाम दिया, पैथालासा, इस जलीय वाले भाग को। ठीक है मित्रों, और उन्होंने कहा कि पैथालासा और क्या था, पेंजिया। इस पेंजिया में मित्रों विखंडन हुआ, यानी कि भूखंड वाले भाग में विखंडन हुआ और यह मित्रों 2 भागों में बट गया। इस प्रकार से एक था उत्तरी वाला भाग और एक था दक्षिण वाला भाग। इस उत्तर वाले भाग को मित्रों उन्होंने कहा था, इस वाले भाग को अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और इस दक्षिण वाले भाग को, इसको कहा था मित्रों गोंडवाना लैंड। इस वाले भाग को कहा था गोंडवाना लैंड।
क्या कहा था, इट गोंडवाना लैंड। और जो बीच वाला इसमें जो मित्र ये विखंडन हो जाएगा तो बीच वाले भाग मित्रों क्या बन जाएगा, जल भर जाएगा। इस सागर को कहा था उन्होंने तैतीस सागर, तैतीस सागर। इस प्रकार से मित्रों वैगनर महोदय ने जो हमारे पृथ्वी है उसका विभाजन किया और इस प्रकार से नाम दिए। और उन्होंने कहा था एक गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड से ही मित्रों हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति का, इसका निर्माण है मित्रों इसी गोंडवाना लैंड से हुआ था। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा, गोंडवाना लैंड से हुआ था। मित्रों गोंडवाना लैंड है या हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत है, ये बहुत प्राचीन है, यानी कि ये हिमालय से भी प्राचीन है। हमने हिमालय वाली वीडियो में आपने नहीं देखा हो तो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इस प्रकार से में क्या पाया जाता है मित्रों, हिमालय पाया जाता है पृथ्वी, इस प्रकार से ये हिमालय पाया जाता है। और हिमालय है, इस प्रकार से हिमालय पाया जाता है, ये हिमालय की संरचना है, इस प्रकार से फैली हुई है। तो मित्रों जो गोंडवाना लैंड है ये हिमालय है, हिमालय से बहुत पुराना है। और गोंडवाना या प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो हिमालय से बहुत पुराना है। और हिमालय का मित्रों अभी भी उत्थान जारी है। मित्रों हिमालय का निर्माण है वो इसी तैतीस सागर से हुआ है। इस तैतीस सागर मित्रों क्या है, नदियाँ मलबा गिराती थी और इस मलबे के कारण मित्रों इसमें 33 भूसन्निधि की क्रिया हुई। और या हम कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसमें क्या बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का है, प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रकार से ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है, किससे, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो इस प्रकार से बह रहा है। और इस 33 सागर में मोड़ या बलन के कारण है मित्रों किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है मित्रों, और ये प्रायद्वीपीय भारत है ये मित्रों अफ्रीका से टूटकर बना है, किससे, अफ्रीका से टूटकर बना है। और ये लगातार है अफ्रीका से टूटकर बना है और पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है, जिसे हम कह सकते हैं ये इंडियन प्लेट थी और अफ्रीकन प्लेट थी। ठीक है मित्रों, इससे क्या है पश्चिम पूर्व की ओर बह रहा है और इसमें 33 सागर था, इसमें भूसन्निधि की क्रिया हुई और हिमालय का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से हिमालय का उत्थान है वो जारी है। मित्रों इस यहाँ पर मित्रों क्या है, 33 भूसन्निधि है या प्लेटें हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं, जिसके कारण मित्रों इस प्लेटों में यहाँ पर रगड़ होती है। तो रगड़ के कारण मित्रों यहाँ पर है हिमालय पर है वो भूकंप आते हैं। और यही कारण है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इस प्रायद्वीपीय भारत पर मित्रों भूखंड नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मित्रों यह स्थिर भाग है। ठीक है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर मित्रों क्या है रगड़ पैदा होती है, इस कारण मित्रों नेपाल है, भूटान है, इनमें मित्रों क्या है वो भूकंप आते हैं और भूकंप के झटके लगते हैं। ठीक है मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप के झटके नहीं लगते हैं क्योंकि मित्रों अस्थिर क्षेत्र है। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो किधर बह रहा है में तो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है। और ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये त्रिभुजाकार भाग है। ठीक है मित्रों, और ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में मित्रों, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मित्रों पठार और एक पठार है और पर्वत है, उसमें हम अंतर समझ लेते हैं। मित्रों पर्वत है वो इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, और पठार है ये इस प्रकार से उठा हुआ भाग रहता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। मित्रों जो पर्वत है वो लगभग 5000 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और पर्वत है मित्रों एक उठा हुआ समतल सपाट मैदान होता है, इस प्रकार से सपाट हम कह सकते हैं, एक उठा हुआ भाग मैदानी भाग से उठा हुआ एक समतल मैदान पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और एक क्या है मित्रों, पर्वत है। और इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं एक क्या है मित्रों, मैदान है। और पठार है इसकी तो ऊंचाई वो अधिक होती है और इस पठार की ऊंचाई वो कम होती है। हम कह सकते हैं हिमालय की ऊंचाई है वो 5000, हिमालय की ऊंचाई वो 5000 मीटर से भी अधिक होती है हमने।
और जो पर्वत है, पठार है, इनकी ऊंचाई है 600 से 900 मीटर तक होती है। और हमारे प्रायद्वीपीय भारत की ऊंचाई है वो लगभग 600 से 900 मीटर तक है। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मित्रों क्या है प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम समझते हैं प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत का मित्रों ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। क्योंकि क्या कारण है मित्रों, जो हम देखते हैं अधिकांश नदियाँ हैं, जैसे कि मित्रों यहाँ पर बहती है दामोदर नदी, माही, हम ब्राह्मणी नदी कह सकते हैं। यहाँ पर मित्रों नदी निकलती है कृष्णा नदी, कावेरी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो इस प्रकार से ये नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं मित्रों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इन नदियों के बहाव से ही स्पष्ट होता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का वो ढाल है मित्रों कैसा है, पश्चिम से की पूर्व की ओर। इस प्रकार से है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। क्योंकि अधिकांश नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। हम देखते हैं दो नदियां हैं, जैसे कि हम देखते हैं दो नदियां हैं। एक है मित्रों, एक बहती है इस प्रकार से, एक बहती है इस प्रकार से और दूसरी इस प्रकार से। जैसे कि नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं मित्रों, वो अपनी प्रायद्वीपीय भारत के पठार से मित्रों किस में बहती हैं, विपरीत दिशा में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की ढाल की विपरीत दिशा में बहती हैं। क्यों बहती हैं मित्रों, ये बहती हैं जैसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। इस कारण मित्रों नर्मदा और ताप्ती है वो कि प्रायद्वीपीय भारत इस पठार की विपरीत दिशा में क्या है मित्रों, बहती हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं अगली, कि प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं वो पाई जाती हैं। पहला लिख सकते हैं आप अरावली पर्वत, दूसरा है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अन्नामलाई, काडवम पहाड़ी, नीलगिरी, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है। ये मित्रों ये लगभग 10-11 है वो आकृतियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आती हैं मित्रों। इनके आप कह सकते हैं राजमहल पहाड़ी है और शिलोंग का पठार है, ये भी मित्र किसके अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है मित्रों। इसके बारे में हम एक एक से चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत मित्रों अरावली है, इस अरावली पर्वत है ये मित्र ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान से लगाकर दिल्ली तक पाया जाता है मित्रों। अरावली पर्वत है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है कि हम कह सकते हैं पूरा कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, हम कह सकते हैं विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है और ये लगभग पूरा कैम्ब्रियन युग में बना था। पूरा कैम्ब्रियन युग में बना था और ये मित्र क्वार्टाइज और नीस प्रकार की चट्टानों से बना है। किस चट्टान से बनाता है, क्वार्टाइज, क्वार्टाइज कह सकते हैं, क्वार्टाइज व नीस प्रकार की चट्टानें हैं उनसे बना है मित्रों। इसकी जो लंबाई है लगभग 800 मीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, और ये देखते हैं ये अरावली पर्वत है बहुत ही मित्रों प्राचीन पर्वत है मित्रों। ये पर्वत है अरावली पर्वत है ये मित्रों हिमालय से लगाकर ये लक्षद्वीप तक फैला था। पहले जब इसका हम कह सकते हैं इसका निर्माण हुआ था, ये हिमालय से लगाकर लक्षद्वीप है वहाँ तक फैला था।
लेकिन मित्रों क्या है, बहुत ही प्राचीन होने के कारण मित्रों इसका अपर्दन है वो होता गया और मित्रों आज है एक अपशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। यह मित्रों मोड़दार पर्वत हुआ करता था। कौन सा मित्रों? यह मोड़दार पर्वत हुआ करता था और बहुत ही प्राचीन पर्वत है। इस प्राचीन पर्वत का मित्रों क्या है, अपर्दन है। इस अपर्दन के कारण मित्रों इसका वो थोड़ा बहुत भाग बचा है, हम कह सकते हैं बहुत ही कम भाग है वो बचा हुआ है। और ये मित्रों 800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये मित्रों गुजरात के, हम कह सकते हैं गुजरात है, इस गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से आप देख रहे हैं, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के कहाँ तक फैला है, मजनू हिल तक फैला है। दिल्ली के मजनू हिल तक फैला है, मजनू हिल तक फैला है। मित्रों इसका विस्तार कहाँ, गुजरात के पालनपुर से लगा के दिल्ली के मजनू हिल तक है, इसका विस्तार वो फैला है। मित्रों इसके अंतर्गत है या इसे मित्रों पश्चिम से पूर्व की ओर है, वो हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो मित्रों पश्चिम से पूर्व की ओर इसे मित्रों हम कह सकते हैं उदयपुर है, उदयपुर के निकट है, इसे मित्रों जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सी मित्रों? जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखते हैं तो टूरगढ़ के निकट, टूरगढ़ है, इस टूरगढ़ के निकट है, इसे मित्रों हम कहते हैं मारवाड़ पहाड़ी, मारवाड़ पहाड़ी है, इसके नाम से जाना जाता है। मित्र उदयपुर है, यहाँ पर मित्रों हम कह सकते हैं जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मारवाड़ पहाड़ी है, इस मारवाड़ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मित्रों टूरगढ़ है उसके निकट है। इसके बाद है इसे मित्रों हम कह सकते हैं मारवाड़ पहाड़ी। इसके बाद है मित्रों इसे कहते हैं हम हर्षनाथ पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी। हर्षनाथ पहाड़ी है अलवर के पास में, इसे मित्रों हर्षनाथ पहाड़ी कहते हैं। इसके बाद दिल्ली है, दिल्ली में इसे मित्रों रिज पहाड़ी है, इसके नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसे रिज कहते हैं। और उदयपुर के निकट है, इसे हम कह सकते हैं उदयपुर राजस्थान में, इसे मित्र जरगा पहाड़ी मारवाड़ है और इसे टूरगढ़ के निकट मारवाड़ है। और हर्षनाथ है मित्रों वो अलवर है, अलवर के निकट इसे इन नामों से जाना जाता है। मित्रों आप देख रहे हैं अरावली पर्वत है, अरावली के निकट ही एक पर्वत पाया जाता है, एक पहाड़ी पाई जाती है, जैसे मित्रों देख रहे हैं एक क्या है, माउंट आबू पाया जाता है, माउंट आबू पाया जाता है। मित्रों जो अरावली पर्वत है, अरावली का जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है क्या है, माउंट आबू पाया जाता है। यानी अरावली पर्वत पर ही माउंट आबू पाया जाता है, माउंट आबू पहाड़ी पाई जाती है। इस माउंट आबू पहाड़ी पर ही अरावल का है, अरावली पर्वत है, इसका सर्वोच्च शिखर है वो पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसे हम कहते हैं गुरु शिखर, सर्वोच्च शिखर पाया जाता है वो गुरु शिखर है। वो कहाँ पर पाया जाता है मित्रों, माउंट आबू पर ही पाया जाता है। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों क्या है, अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत का अधिकांश भाग है मित्रों कहाँ पर है, वो राजस्थान में ही फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, इस से मित्रों इस अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत से दो नदियाँ भी निकलती हैं। एक नदी पश्चिम से दो नदियाँ निकलती हैं, माही नदी, और एक है पश्चिम से मित्रों दो, पश्चिम की साइड से अरावली पर्वत से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है मित्रों लूनी नदी और एक है मित्रों माही नदी। माही नदी है मित्रों कर्क रेखा को वो दो बार काटती है, और लूनी नदी है मित्रों जो गुजरात है, गुजरात के कच्छ में है, वो विलीन हो जाती है। और इसके मित्रों पूर्व से है वो एक ही नदी निकलती है, वो है मित्रों बनास नदी। ये बनास नदी है वो इस प्रकार से निकलती है यहाँ पर, और एक क्या है मित्रों, एक क्या है, मालवा है, मालवा के पठार से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, एक गंगा नदी है, गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी चंबल नदी है वो मालवा के पठार से निकलती है, और चंबल नदी में ही वो बनास नदी है वो मिल जाती है। ठीक है मित्रों, जो कि कहाँ से निकली है, मालवा के पठार से निकली है। ठीक है मित्रों, बनास नदी है कहाँ से निकली है,
ये अरावली पर्वत है, इसके पूर्व से निकलती है और अपना जल है वो चंबल नदी में मिलाती है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल सकते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार है ये अधिकतर इसका हिस्सा है मित्रों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसका जो निर्माण है मित्रों ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी से हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण है वो हुआ है। और इसमें मित्रों ज्वालामुखी की मिट्टी है वो काली पाई जाती है जो कि कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसकी जल धारण क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होती है। मालवा का पठार है इस समतल, इसका निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ है। इससे मित्रों वो है चंबल नदी और उसकी सहायक नदी मित्रों सिंध है, पार्वती है, बेतवा है, ये नदियाँ निकलती हैं। पार्वती है, सिंध है और बेतवा नदी यहाँ हैं। पार्वती है, सिंध है हम कह सकते हैं, या काली सिंध है और बेतवा है। बेतवा ये नदियाँ हैं मित्रों वो मालवा के पठार से निकलती हैं और ये अपना जल है वो चंबल नदी है। चंबल नदी है इसकी सहायता से यमुना नदी में मिलाती हैं, यमुना नदी में मिलाती हैं। ये चंबल है और इसकी सहायक नदियां हैं मित्रों वो मालवा के पठार में बीहड़ों का निर्माण करती हैं। बीहड़ होते हैं मित्रों बहुत गहरे गड्ढे होते हैं, इस मैदानी क्षेत्र में है बीहड़ों का निर्माण करती हैं। इसे अवनालिका भी कहते हैं। बीहड़ों का निर्माण करती हैं या अवनालिका का निर्माण करती हैं। इसमें मित्रों वो है आसानी से छुपा जा सकता है। इस कारण मित्रों चंबल है, इस चंबल वाले एरिया में वो डाकू हैं वो पाए जाते हैं क्योंकि मित्रों वो इन्हीं भीड़ों में क्या है छुप जाया करते हैं। ठीक है मित्रों, इस कारण आप कह सकते हैं जो चंबल नदी है भीड़ों का निर्माण करती है। ठीक है मित्रों, और हम मालवा की पठार है इसी के अंतर्गत है मित्रों विंध्याचल पर्वत है वो सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है ये पाए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, और इसके बारे में हम आगे अगली क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।